हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। यस्टरडे हम लोगों ने काइनेमेटिक स्टार्ट किया था। हमने अप टू एक्सीलरेशन तक कवर किया था। थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते हैं एक दो रिगार्डिंग टू द एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है ऑन द बोर्ड। अ बॉडी इज मूविंग इन ए कर्व पाथ possesses a velocity 6 meter per second towards the north direction at any instant of its motion. After 10 seconds, the velocity of the body was found to be 8 meter per second west in west direction. Then average acceleration acting on the body during this interval is, ठीक है। तो एवरेज एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 अल्टरनेटिव दिए हुए हैं। उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, लाइक 0.2 मीटर पर सेकंड इन वेस्ट डायरेक्शन एट 37 डिग्री साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो कौन सा करेक्ट होगा इसके बारे में हमको सेलेक्ट करना है। तो 1 ऑफ द 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 1 ऑप्शन कौन सा होगा उसके लिए हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। चलो, इनिशियल वेलोसिटी क्या था ऑब्जेक्ट का? वी इनिशियल 6 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन में था, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी कितना था? वी फाइनल 8 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट डायरेक्शन में था, ठीक है। तो ऐसी, और ये वेलोसिटी चेंज हुआ है इनिशियल टू फाइनल इन टाइम इंटरवल 10 सेकेंड, टाइम इंटरवल 10 सेकेंड, ठीक है। तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, बाय द ग्राफ कर सकते हैं और बाय द वेक्टर कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आप डायरेक्शन ड्रा करोगे समथिंग लाइक दिस, दिस इज अ नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज अ साउथ, दिस इज अ वेस्ट एंड दिस इज अ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो इनिशियली वी आई कितना है? 6 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी वेक्टर को केवल ड्रा करें, बिकॉज द वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हमको क्या निकालना है? एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। कौन सा? एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग 10 सेकंड, क्योंकि ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? एवरेज एक्सीलरेशन। तो आप बोलोगे एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? दिस इज ए नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी बाई डेल्टा टी टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? ऑलवेज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम 10 सेकंड। तो ये आपका क्या आ गया? वेलोसिटी हो गया। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम डायरेक्टली 6 और 8 रख कर जो इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इनका वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? डिफरेंस क्या आएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो इनका वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो पहले अगर हम वेक्टर मान लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है? जे कैप है, और इन द डायरेक्शन ईस्ट में आई कैप है। मान लेते हैं अकॉर्ड, मान लेते हैं ये एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस है। तो ई कैप एंड जे कैप हो गया। तो ये वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड के डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट दिस इज 6 जे कैप मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन में, बिकॉज नॉर्थ डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने कितना जूम किया है? जे कैप जूम किया है। फिर उसके बाद आएंगे, बोलेंगे वी फाइनल 8 मीटर पर सेकेंड है वेस्ट डायरेक्शन में। तो इधर है कितना? दिस इज 8। तो डायरेक्शन अपोजिट टू द ईस्ट है, तो यहाँ बोलेंगे -8 आई कैप मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो डिफरेंस इसका निकालना है। दिस इज फाइनल वेलोसिटी -8 आई कैप है। तो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर अगर यहाँ पुट करते हैं तो एवरेज एक्सीलरेशन कितना आ जाता है? -8 आई कैप प्लस, ठीक है, माइनस करना है, माइनस इनिशियल कितना है? देखो ये क्या था? वी फाइनल निगेटिव था, तो वी फाइनल रखा, माइनस माइनस इनिशियल रखना है। इनिशियल कितना है? 6 जे। अगर ये माइनस होता है तो माइनस के साथ पुट करते हैं। तो -8 आई -6 जे बाई 10। तो ये क्या आ गया? एक्सीलरेशन वेक्टर आ गया, एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर आ गया। अब कोई वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ आई जे के हमने पहले ही वेक्टर में स्टडी कर चुके हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालना है। तो यहाँ पे डायरेक्शन अगर मान लेते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर दिस आ गया। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो गया? अराउंड, माइनस कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा? या माइनस रहने दें, 0.8 आई कैप -0.6 जे कैप हो गया। दिस इज एवरेज एक्सीलरेशन। और मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा?
इंडिविजुअल कंपोनेंट को ऐड कर देंगे स्क्वायर करके, तो मॉड ऑफ ए एवरेज क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट -0.8 स्क्वायर प्लस -0.6 स्क्वायर। तो ये हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64.64 आएगा, और दिस इज 0.36 आएगा, ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट -1 कितना आ जाता है 1। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया, एवरेज एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन कहाँ से, ठीक है, उसमें दिया था फ्रॉम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन से 37 डिग्री। तो पहले हम देखेंगे ये कहाँ पे वेक्टर होगा। तो अगर हम इस वेक्टर को ड्रा करें तो ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट एट यूनिट किस में है, दिस वेक्टर पॉइंट एट -0.8 यूनिट किस में है, दिस इज फॉर वेलोसिटी वेक्टर के लिए हमने ड्रा किया था। अगर हमने एक्सीलरेशन वेक्टर के लिए ड्रा करें तो सेम, दिस इज ए नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट साउथ वेस्ट। तो ये वेक्टर देखो -0.8 आई कैप, मतलब आई डायरेक्शन जो हमने माना उसमें माइनस में कितना 0.8 मान लेते हैं, दिस वैल्यू कितना है 0.8 है, तो ये कितना आ गया -0.8 आई कैप इन दिस डायरेक्शन में है। ठीक है, या मैग्नीट्यूड की बात करें तो केवल -0.8, और इधर कितना है -0.6, 0.6 माइनस में है तो नीचे रहेगा -0.6 इन दिस डायरेक्शन में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट है, और ये दोनों क्या है आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो यहाँ पे वेक्टर लॉ आप एडिशन कर देंगे इनका, ये सिंपली कंपोनेंट के टर्म में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, दिस इज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, वेक्टर ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो गया O2A हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है अभी हमने निकाला 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन डायरेक्शन क्या है, तो ये डायरेक्शन वेस्ट से अगर हम कंसिडर करें तो दिस इज एंगल थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा मान ले तो थीटा कितना होगा, तो ये एंगल थीटा कितना होगा, उसमें दिया था वेस्ट से कितने डिग्री के एंगल पे है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या दिया हुआ था, साउथ ऑफ वेस्ट दिया था, वेस्ट ऑफ साउथ दिया था, ऐसे दिया हुआ था। ठीक है, तो वहां से हम मैच कराएंगे अभी। तो ये बन गया आपका, अब वेस्ट से साउथ ऑफ वेस्ट मतलब क्या हुआ कि वेस्ट से कितने, देखो कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगा, कभी बोलेगा साउथ ऑफ वेस्ट, कभी रहेगा वेस्ट ऑफ साउथ, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे कंसिडर करना, जब बोला साउथ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट से साउथ डायरेक्शन में, मतलब वेस्ट से साउथ डायरेक्शन में, तो एंगल वेस्ट से लेंगे, इससे लेंगे। यहाँ क्या वेस्ट ऑफ साउथ है, तो साउथ से वेस्ट डायरेक्शन में, तो एंगल किससे मेजर करेंगे, साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने चलो यहाँ पे निकाल रहे हैं, किससे एंगल निकाल रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन से, तो वेस्ट ऑफ साउथ बोलेंगे। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अब याद करो मैंने बताया था आपको इन बेसिक मैथमेटिक्स अबाउट द 37 डिग्री ट्राइंगल के बारे में। तो वहां पे क्या था, चलो ये अबाउट 37 डिग्री ट्राइंगल के बारे में बताया था मैंने। तो वहां पे क्या था, 37 डिग्री ट्राइंगल में एक स्पेसिफिक ट्राइंगल बनता था, साइड का रेशियो क्या होता था, दिस इज एंगल थीटा, तो दिस इज कितना हो जाता था 37 डिग्री। तो साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो ये बनता था 435 का ट्राइंगल, 435 का ट्राइंगल, या फिर 8 6 10 का ट्राइंगल, या फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ या डिवाइड भी कर दो स्पेसिफिक नंबर से, सब में कोई डिफरेंसेज नहीं आने वाला। या आप बोल सकते हो 0.8 0.6 एंड 0. ये 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, या बोल सकते हो 0.8 0.6 1 का ट्रायंगल बन गया। तो इस सारे ट्रायंगल में ठीक है ये रेशियो अगर होगा तो ये एंगल कितना होता है 37 डिग्री, और ये एंगल कितना होता है 53 डिग्री, और यहाँ से आप साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये ट्रायंगल OAC कौन सा ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है, दिस इज 0.8 है, दिस इज 0.6 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये थीटा इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 37 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं क्या होगा, एवरेज एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, आप क्या बोल सकते हो, एवरेज एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा 37 डिग्री, कहाँ से, वेस्ट से, तो साउथ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट का साउथ में, तो आप बोल सकते हो 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट।
तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो नोट कर लो इसे। सेकेंड है ग्राफ का मेथड। ग्राफ के भी मेथड में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली से चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। अगर वेक्टर से नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप करना चाहते हो तो वो भी इनडायरेक्टली वेक्टर में ही आएगा, बिकॉज दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर में ऐड करना होगा। तो वी इनिशियल कितना था, इस डायरेक्शन में था 6 था, और वी फाइनल कितना था, इस डायरेक्शन में था 8 था। ठीक है, तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कर रहे हैं, तो मतलब हम वी फाइनल में ऐड कर रहे हैं माइनस ऑफ वी इनिशियल, तो इसको हम पलट देते हैं, तो -6 इधर ले लेते हैं, तो हम इसको ऐड कर रहे हैं, दिस इज माइनस वी फाइनल, दिस इज इक्वल टू माइनस वी फाइनल। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। तो रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा, दिस इज ए रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी आ गया। तो ये रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 10 आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी आ गया। अब एक्सीलरेशन कितना लगेगा, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो अगेन कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी। तो डायरेक्शन क्या आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी। अगेन ये एंगल हम थीटा एज्यूम करेंगे, ये एंगल थीटा एज्यूम करेंगे, और बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द सेंटर एंगल ये एंगल अगेन कितना आ जाएगा, 37 डिग्री। ओके, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो जो आपको इजी लगे। ठीक है, दोनों इजी है। चलो नोट करो इसे। चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं कि मोशन का जो क्लासिफिकेशन है कैसे करेंगे, कितने टाइप के मोशन होते हैं। अभी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू पाथ। पहले हम ये आपसे पूछना चाहेंगे, व्हाट इज द मोशन एंड व्हाट इज द रेस्ट। कब आप बोलोगे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन को कैसे डिफाइन करोगे, रेस्ट और मोशन को कैसे डिफाइन करोगे। तो मोशन का सिंपल सा डेफिनेशन है, अगर आपको नहीं पता है, दिस इज ए टॉपिक ऑफ फाउंडेशन। मोशन, फिर उसके बाद रेस्ट, भी जस्ट मोशन का अपोजिट क्या होगा, रेस्ट होगा। तो मोशन कैन बी डिफाइंड एज इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to path if a body change its position with the passage of time, आप बोल सकते हो motion is defined as change in position of a body with the passage of time with respect to observer or surrounding or frame of reference। तो यहाँ पे 3 टर्म है। मोशन इन डिफाइन होगा कि अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू विद द पासेज ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, सराउंडिंग और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे तीनों का मतलब एक ही है, चाहे उसको ऑब्जर्वर बोलो, चाहे सराउंडिंग बोलो, या फिर चाहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो। तो मोशन अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, तभी आप बोल सकते हो अगर एक बॉडी मोशन में है, अब तभी उसको कह सकते हो मोशन में है अगर वो टाइम के पासेज ऑफ टाइम के साथ उस बॉडी की पोजीशन में चेंज होता है। किसके रिस्पेक्ट में, हु इज लुकिंग मोशन, जो मोशन को देख रहा है और जहां से मोशन देखा जा रहा है, या कोई रेफरेंस सराउंडिंग, ठीक है, बिग बिल्डिंग, बिग या पार्टिकुलर स्टार, तो जिसके रिस्पेक्ट में मोशन देख रहे हैं। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एक बॉडी, सेम बॉडी आप बोल सकते हो मोशन में भी है, रेस्ट पे भी है। ये किस पर डिपेंड करेगा, इनके रेस्पेक्ट पे, और ये मे भी मूव कर सकते हैं, मे भी रुके हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोशन, और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो हम क्या बोलेंगे, इफ पोजीशन नॉट चेंज इन एबो केस then we can say that body is in rest। मतलब क्या होगा, रेस्ट और मोशन, डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सा है।
अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है विद द पासेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑब्जर्वर, तो आप बोलोगे क्या है, वो रेस्ट पे है। तो मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म है। किसी बॉडी अगर मूव कर रही है जरूरी नहीं है वो मोशन में हो, ये डिपेंड करेगा हु इज लुकिंग मोशन, कौन मोशन को देख रहा है, कहाँ से हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो फ्रेम भी हो सकता है मूव कर रहा हो, तो उसके रिस्पेक्ट में डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझना चाहें, रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेन में बैठे होंगे आप लोग ट्रेन में, अगर नहीं बैठे हैं तो बैठ लेना एक बार टिकट लेकर। तो अगर आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में आपके और फ्रेंड भी बैठे होंगे आसपास, ठीक है, तो ट्रेन चल रही है, बहुत तेजी से मूव कर रही है, ठीक, तो आप बाहर देखते हो ट्रेन के, तो आपको लगता है, आपको ऑब्जर्व होता है कि बाहर की जो सराउंडिंग है, ट्री वगैरह है, बिल्डिंग है, सब क्या पीछे जा रहे हैं, आपको ऐसा रियलाइज होगा। ठीक है, बैठ कर देखना, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैं रुका हूँ, वो सब मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपने बोला मैं ट्रेन में हूँ, ठीक है, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये ट्रेन मूव कर रही है, ये आप हैं ए, दिस इज अ बी, ये आपका फ्रेंड है, ये भी ट्रेन में, और ये ट्रेन जो है ट्रैक पे मूव कर रही है। और बाहर क्या है, बिल्डिंग है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, सब आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सब पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेन जो है मूव कर रही है समथिंग 80 मीटर पर सेकेंड से, मान लेते हैं इसका स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रेन का स्पीड है, तो आप भी इसी स्पीड से मूव करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, ए और बी दोनों किस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, तो अगर मैं ए से बात करता हूं, ठीक है, कि अच्छा ये बताओ बाहर का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रुका हुआ है, तो आफ्टर सम टाइम इंटरवल के बाद ये ट्रेन यहाँ पहुंच गई, तो इनका पोजीशन यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, और मोशन को हमने डिफाइन किया था, मोशन को हमने कैसे डिफाइन किया था, चेंज इन पोजीशन। उसमें क्या था, पहला टर्म चेंज इन पोजीशन, दूसरा फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब पोजीशन टाइम पे डिपेंड करता है, चेंज, थर्ड क्या था, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सराउंडिंग, इन तीनों की बात करते हैं। तो ये तीन टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ए ने बोला पहले मैं यहां था तो मेरे से ये पास में था, पास में है भी, ठीक है, और ये सारा बिल्डिंग और ये सब पास में था, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ है अब मैं देख रहा हूं इनका पोजीशन चेंज हो गया मुझसे, ऑब्वियसली चेंज हो गया। तो ए बोलेगा अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन द सराउंडिंग बिल्डिंग एंड ऑल द ट्री इन मोशन। तो ए ने क्या कहा, दिस इज, मान लेते हैं ए ने क्या कहा, सी इज इन मोशन। तो ए ने मान लेते हैं ये क्या है, बिल्डिंग में एक ऑब्जर्वर है सी है, इस ऑब्जर्वर सी है, ठीक है, बाहर एक बिल्डिंग है उसमें एक ऑब्जर्वर सी है। तो ए ने कहा सी इन मोशन में है, बिकॉज सी का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ए। फिर मैंने बी से पूछा, अच्छा तुम बताओ सी मोशन में है या रुका हुआ है, तो बी भी बोला ठीक है, मैं भी डेफिनेशन अप्लाई करता हूँ, तो ये भी अप्लाई किया, बोला टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो गया मुझसे, इसलिए मैं कहूँगा सी इन मोशन में है। तो बी ने क्या कहा, सी इन मोशन, तो बी ने भी बोला सी इन मोशन में। ओके, चलो, तो ए बी दोनों बोल रहे हैं सी इन मोशन में। अच्छा ठीक है, मैंने ए से पूछा अच्छा ये बताओ बी मोशन में है या रुका हुआ है, तो ए बी की तरफ देखता है, बोलता है पहले से ये मेरे साथ इतनी दूरी पे था, यही पोजीशन पे था, अब भी सेम पोजीशन पे है, इसलिए मैं कहूँगा बी रुका हुआ है। तो ए ने कहा बी इज इन रेस्ट, किसमें है, रेस्ट में है। और सेम वे बी ने कहा ए इज इन रेस्ट, ठीक है, बिकॉज पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। अब हम सी के पास गए जो बाहर था, ठीक है, तो सी से पूछा अच्छा ये बताओ तुम मोशन में हो या रुके हुए हो, ठीक, मान लेते हैं कि इसके पास सी ने कहा, देखो जब ये बोलेगा, सी ने बोला, ए ने बोला सी इन मोशन में है, और साथ में जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग है दिस इज ए हाउस, सी ने कहा
मैं सी मोशन में है, ए ने कहा, और हाउस भी क्या है, मोशन में है, और बी ने भी कहा हाउस भी क्या है, मोशन में है। ए ने कहा बी रेस्ट पे है, बी ने कहा ए रेस्ट पे है, ठीक है। लेकिन अब हम सी के पास गए हैं, ध्यान देना। अब सी क्या बोलता है, सी बोलता है, सी से हमने पूछा चाहिए बताओ तुम जिस घर में खड़े हो वो मोशन में है या रुका हुआ है। तो सी ने देखा अपने आप को, बोला मैं तो टाइम के साथ यहीं पे हूँ, घर भी यहीं पे है, कोई मूव नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बोलूँगा हाउस क्या है, रेस्ट में। तो सी ने कहा हाउस क्या है, रेस्ट में, ठीक है। फिर मैंने सी से ए और बी की बात की। चलो अच्छा ये बताओ सी ए मोशन में है या नहीं है। तो सी ए की तरफ देखा, बोला पहले तो इधर था अब इधर पहुंच गया, पोजीशन चेंज हो गया टाइम के साथ। तो सी बोलेगा ए किसमें है, इन मोशन, और सी बोलेगा बी भी किसमें है, इन मोशन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट बने हैं। तो इस स्टेटमेंट में देखते हैं, यहाँ ए बोल रहा है सी मोशन में है, ठीक है, और हाउस भी मोशन में है, और बी भी बोल रहा है सी मोशन में है, हाउस भी मोशन में है, ठीक है। और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे सी क्या बोल रहा है, हाउस रेस्ट पे है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हाउस मोशन में है, यहाँ पे हाउस क्या है, रेस्ट पे है। और यहाँ पे सी कह रहा है ए मोशन पे है, लेकिन बी कह रहा है ए रेस्ट पे है, ठीक। और यहाँ पे सी कह रहा है बी मोशन पे है, लेकिन ए कह रहा है बी रेस्ट पे है। तो किसका बात माना जाए, ठीक है। मे बी सी गलत हो, मे बी ए गलत हो, मे बी बी गलत हो, कौन सही बोल रहा है। सबने तो डिफिनेशन लगाया, सब करेक्ट बोल रहे हैं। तो माय डियर, मोशन और रेस्ट ऑलवेज क्या एक रिलेटिव टर्म है। समटाइम सेम ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, सेम ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, हु इज लुकिंग मोशन, कौन मोशन को देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ है। तो सभी का बात क्या है, करेक्ट है, सभी क्या है, सही बोल रहे हैं। लेकिन रेफरेंस चेंज हो गया, यहाँ रेफरेंस सी है, यहाँ रेफरेंस ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। तो जब रेफरेंस चेंज हो गया तो मोशन और रेस्ट का स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो सेम ऑब्जेक्ट मे बी इन मोशन और मे बी इन रेस्ट, डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर हु इज लुकिंग अ मोशन। ओके, आई होप आप लोगों को मोशन और रेस्ट के बारे में क्लियर हो गया है, ठीक है। तो मोशन को अब हम डिवाइड कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू द पाथ। कितने टाइप के मोशन होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द पाथ। तो विथ रेस्पेक्ट टू पाथ बेसिकली टू टाइप के मोशन होते हैं। वन इज ए रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, सेकेंड इज ए कर्वीलिनियर मोशन। तो विथ रेस्पेक्ट टू पाथ आप बोल सकते हो मोशन टू टाइप के हैं, स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन। सेकेंड आप बोल सकते हो कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन। तो बाय द नेम स्ट्रेट लाइन, इसमें ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है तो आप बोलोगे रेक्टिलिनियर मोशन है। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मे बी इंक्लाइंड हो, वर्टिकल हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो, विद रिस्पेक्ट टू पाथ, इसीलिए हमने लिखा है। अगर पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो दिस इज ए रेक्टिलिनियर मोशन है। अगर स्ट्रेट लाइन ना हो, मे बी सर्कल हो, मे बी बेंडिंग पाथ हो, ठीक है, तो आप इस कंडीशन में बोलोगे मे बी दिस पैराबोला हो, मे बी हाइपरबोला हो। तो डिफरेंट टाइप के पाथ पे अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है जो स्ट्रेट लाइन नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर मोशन बोलेंगे। तो पहले हम स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कर्वीलिनियर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। अब इस कर्वीलिनियर मोशन में आपका डिफरेंट टाइप का मोशन आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप के कर्व आ जाएंगे। तो बेसिकली टू टाइप के मोशन होते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन। और फिर इसको आगे हम डिवाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द लाइक रोटेशनल मोशन, ठीक है, वाइब्रेटिंग मोशन, जिसमें पार्टिकल क्या करता है, वाइब्रेट करता है। ये सब फंडामेंटल टॉपिक है, आपने 9th 8 में या 9th में स्टडी किया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप बोल सकते हो सर्कुलर मोशन, अगर पार्टिकल एक सर्कल पे मूव कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन है। तो डिफरेंट टाइप का मोशन है, बेस्ड ऑन द पाथ, जैसा पाथ होगा वैसा मोशन है। अगर आप बोलते हो दिस इज ए, हाँ, वाइब्रेशन हो गया,
ओसिलेशन हो गया, अगर पार्टिकल ओसिलेट कर रहा है तो ओसिलेटरी मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया लाइक सन अराउंड द मून। तो ये डिफरेंट टाइप के मोशन है। अभी हम बात करेंगे टाइप ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द काइनेमेटिक्स, विथ रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी या स्पीड। यहाँ पे हम अगेन डिवाइड करेंगे मोशन को दो पार्ट में। वन इज ए यूनिफॉर्म मोशन, and second is non-uniform motion. तो व्हाट इज द यूनिफॉर्म, व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म? जब भी टर्म यूनिफॉर्म है, जब केवल बोले यूनिफॉर्म मोशन तो वहां पे कुछ कांस्टेंट रहेगा, समथिंग नॉट चेंजिंग विथ टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? चेंज विथ टाइम। तो इन द यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या रहेगा? पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। या बोल सकते हो इफ अ पार्टिकल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज ए यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज द स्पीड कांस्टेंट है, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली स्पीड इज ए कांस्टेंट, या आप बोल सकते हो कि इफ अ पार्टिकल मूविंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। उसी तरह नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जस्ट इसका अपोजिट होगा। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट नहीं रहेगा, स्पीड चेंज होगा। अब ये यूनिफॉर्म मोशन दो टाइप के हो सकते हैं। मे बी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, स्पीड कांस्टेंट हो, मे बी ऑब्जेक्ट कर्व पे मूव कर रहा हो और स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन जब हम बोलते हैं, इसमें स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन जब हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, और इस पे एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, v इक्वल टू कांस्टेंट। क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। v एरो नहीं लगाया, वेलोसिटी मत समझना, v फॉर स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल करेगा। तो दिस इज बोलेंगे स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन। फिर आप इसी में आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड कर्वी लीनियर यूनिफॉर्म मोशन। फिर कर्वी लीनियर में स्पेसिफिक टाइप आप आएगा सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन। तो जब हम कर्वी लीनियर यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, कर्वी लीनियर यूनिफॉर्म मोशन, तो इसमें क्या करेगा? ऑब्जेक्ट एक बेंडिंग पार्ट पे चल रहा है, तो इसमें भी v कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर आप स्पेसिफिक टाइप ऑफ कर्वी लीनियर में आप बोल सकते हो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट एक सर्कल पे चलेगा और इसका स्पीड v क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सब क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये सब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन और कर्वी लीनियर यूनिफॉर्म मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम बात करें वेलोसिटी का, ध्यान से देखना, तो ऑब्जेक्ट इसमें सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो इन स्ट्रेट लाइन अगर ऑब्जेक्ट पाथ रिवर्स नहीं कर रहा है तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी भी क्या रहेगा? वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन कर्वी लीनियर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता है तो वेलोसिटी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन चेंज है। तो यहाँ पे कर्वी लीनियर वाले पार्ट में वेलोसिटी क्या रहेगा? नॉट कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट है। और एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन, व्हाट इज द एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप बोलोगे यहाँ पे एक्सीलरेशन एवरेज हो और इंस्टेंटेनियस हो, क्या होगा? 0 होगा। लेकिन यहाँ पे भी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑलवेज रहेगा। तो इन द केस ऑफ कर्वी लीनियर यूनिफॉर्म मोशन और सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट 0 नहीं रहेगा, सम फाइनाइट वैल्यू रहेगा, या मे भी टाइम के साथ चेंज होगा या नहीं होगा। लेकिन एक्सीलरेशन क्या रहेगा? यहाँ पे क्या रहेगा? एक्सीलरेशन का वैल्यू, बिकॉज स्पीड इज चेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का वैल्यू 0 नहीं होगा।
और इन द केस ऑफ जब हम सर्कुलर मोशन डिटेल में पढ़ेंगे तो कैसे एक्सीलरेशन उस पर लगेगा, ठीक है। कर्वीलिनियर में एक्सीलरेशन का वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगा या एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ये सब हम जब हम सर्कुलर मोशन स्टडी करेंगे उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पे केवल इतना जानना है। दिस इज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन सिंपली क्या है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर नॉन यूनिफॉर्म में कई टाइप के मोशन आते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। फिर हम आएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब स्पीड ही कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इन दिस केस ऑलवेज क्या रहेगा, एक्सीलरेशन रहेगा। तो एक्सीलरेशन भी क्या रहेगा, जीरो नहीं रहेगा, कुछ रहेगा। मे बी एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, मे बी टाइम के साथ वेरी कर सकता है। तो इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन को फिर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, ठीक है। वन इज ए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, सेकेंड इज ए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यहाँ पे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो वहाँ पे ये सब टर्म आएगा। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड स्ट्रेट लाइन मोशन पे ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, या बोलेगा यूनिफॉर्म मोशन में है ऑब्जेक्ट, तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मतलब एक्सीलरेशन क्या यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू होगा, लेकिन वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन होगा लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, नॉट कांस्टेंट, वो टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है, दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, चलो ये बेसिक टर्म थे, ये जानना आपको जरूरी था, क्योंकि न्यूमेरिकल में फिर आपको परेशान करता है, व्हाट इज द यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। तो अब आप जान गए हैं। चलो अब हम मोशन स्टडी करेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। मोशन इन वन डायमेंशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे बॉडी वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसमें क्या होगा, बाय द नेम वन डायमेंशन बॉडी ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। तो लेट्स दिस इज एक बॉडी है जो मूव कर रही है इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये बॉडी क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। तो इसमें कुछ हो सकता है, अगर बोले बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो अभी मोशन इन वन डे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्म मोशन इन वन डी। वन डी मतलब स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे इन सच अ वे, उसका स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, तो यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी अगर रिवर्स नहीं होता तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। जब एक्सीलरेशन अगर जीरो है तो स्पीड जो कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और एक्सीलरेशन जीरो हो गया। तो व्हाट इज द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। और हम जानते हैं ए क्या है, यहाँ पे जीरो है, और स्पीड क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर आप एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है, तो अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्पीड वेलोसिटी लगभग सेम थिंग हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लगभग सेम थिंग हो गया, अगर हम डायरेक्शन को कंसीडर ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो गवर्निंग इक्वेशन यूज होगा, सिंपली आप जानते हो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन फिक्स है, तो स्पीड वेलोसिटी सब कांस्टेंट है, तो बात एक ही हुआ। अगर हम डायरेक्शन को हटा दें तो स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, क्या होता है बताओ, स्पीड क्या होता है,
डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है। या आप बोलते हो चेंज इन डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम इंटरवल, तो डेल्टा टाइम, चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ें, लगभग थोड़ा सा डिफरेंस है। उसी तरह अगर केवल बात आप वेलोसिटी की करें, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो दिस इज क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सेम वे आप बोल सकते हो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो दोनों बात एक ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो गवर्निंग इक्वेशन आपका सिंपली यहाँ पे मिल गया। आपका सिंपली गवर्निंग इक्वेशन क्या मिल गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो सिंपली आप बोल सकते हो दिस इज ए गवर्निंग इक्वेशन ऑफ, तो ऑल थ्री, ये सब सेम है। तो सिंपली गवर्निंग इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो आपको कोई भी दो दिया रहेगा, तीसरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी दो दिया रहेगा, आप तीसरा कैलकुलेट कर सकते हो। चलो इसके बेस पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, लैंग्वेज लिखना जरूरी नहीं है, सुनो ध्यान से। एक प्लेस है ए और एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, प्लेस ए से कहाँ गया, प्लेस बी पे, फिर प्लेस सी पे क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, ए टू बी डिस्टेंस दिया हुआ है, दिस टोटल डिस्टेंस क्या है, ए टू सी डी है, दिस इज है 2d/3 है, और दिस इज है d/3, ये आपको गिवन है। और टोटल डिस्टेंस क्या है, ए टू सी डी है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। कह रहा है कि एक बॉडी बी स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड बी, मतलब एक बॉडी यूनिफॉर्मली ए टू बी मूव कर रहा है, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है वी स्पीड से। ए टू बी बॉडी मूव कर रहा है वी स्पीड से, ए टू बी मूव कर रहा है एवरेज स्पीड वी, उसका एवरेज स्पीड क्या है, वी है, जो कांस्टेंट है। ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। फिर बी टू सी मूव कर रहा है, या मान लेते हैं वी इक्वल टू कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड, और बी टू सी मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से बी टू सी मूव कर रहा है। बी टू सी स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड है। आपको बताना है कि बॉडी का एवरेज स्पीड क्या होगा, ए टू सी। देखो यहाँ से यहाँ तक इसका एवरेज स्पीड कितना था, 6 मीटर पर सेकंड था, स्ट्रेट लाइन मोशन था। मे भी चेंज हो सकता है, स्पीड कम ज़्यादा बीच में हो सकता है, मे भी यूनिफॉर्मली ना हो, मे भी चेंज हो, लेकिन एवरेज स्पीड यहाँ से यहाँ तक क्या है, 6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो एक्सीलरेशन की बात ही नहीं करना है। ठीक है, बी टू सी भी दिया कितना, 12 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड बिटवीन ए टू सी, आपको निकालना है वी एवरेज बिटवीन ए टू सी क्या होगा, एवरेज स्पीड ए टू सी क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है। एनीवन कैलकुलेट करो। तो ये सिंपली क्या होगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब बोलोगे ए टू सी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है ए टू सी, 2d/3 प्लस डी